Please subscribe YouTube channel DS Research Center. हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र सिंह आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यह टॉपिक क्लास 9th, 10th और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसको सरल ढंग से सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीखते हैं परमाणु के बारे में। चलिए, परमाणु टॉपिक है हमारा परमाणु, इसे इंग्लिश में कहते हैं एटम। एक टॉपिक है क्लास 9th का 3rd चैप्टर है। तो उसमें ये परमाणु एवं अणु के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से दिया हुआ है, परंतु स्टूडेंट को पढ़ना उतना ही है जितना कि उसके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अर्थात हम इस परमाणु और अणु को बहुत ही डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। पढ़ो कुछ ऐसा जो हमेशा याद रहे। बस इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए चलते हैं, सीखते हैं परमाणु के बारे में। तो ध्यान दें, परमाणु जो होता है आपका किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी भी वस्तु का वह सबसे सूक्ष्मतम कण जिसके और ज्यादा खंडन नहीं किए जा सकते। अर्थात वह सबसे छोटा कण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम परमाणु कहते हैं। इस बात को सिद्ध किया था जिन वैज्ञानिक का नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने इस बात को कहा था कि परमाणु के और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, परंतु इस परमाणु में कुछ कण पाए जाते हैं, जिन कणों को हम जानते हैं। चलिए बना लेते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। मान लो कि ये है हमारा कोई परमाणु का नाभिक और इसके चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये कोई हमारा परमाणु है। इसको हम बहुत ज़्यादा बड़ा करके बना रहे हैं, लेकिन आप सोच समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु या कण का सबसे छोटा कण किसी भी वस्तु का बहुत छोटा होता है, परंतु इसको हम समझने के लिए कुछ इतना बड़ा बना लेते हैं। कोई नहीं, समझिए, ये है हमारा पूरा परमाणु संरचना। परमाणु कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसके बाह्यतम कोश में यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यस। और इसके अलावा जॉन डाल्टन ने यह भी सिद्ध किया कि परमाणु के टुकड़े तो नहीं किए जा सकते, परंतु यह 3 कणों से मिलकर के बना है। उन तीनों कणों को खोजने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, जिनमें से कुछ वैज्ञानिक सफल रहे। उनके नाम हम बारी बारी से समझेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले गौर करते हैं हम इस पर। यह है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, यस, इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस कहते हैं और हिंदी में इसे नाभिक कहते हैं। नाभिक। तो सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई है वो परमाणु के नाभिक पर हुई है। किस पर हुई है? परमाणु के नाभिक पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, क्योंकि परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हमें एक चीज पता चल गई कि परमाणु में 3 चीज उपस्थित होते हैं, अर्थात 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ प्रोटॉन होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है? अब परमाणु को किस में मापा जाता है?
मतलब हम कोई वस्तु किसी न किसी से हम उसका मेजरमेंट करते हैं। तो परमाणु बहुत सूक्ष्मतम कण होता है। इसको किस में मापा जाता है? तो परमाणु को ध्यान रखना, परमाणु को एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। किसमें? एंगस्ट्रॉम। जिस प्रकार से हम दूध को लीटर से, यानी आलू को किलोग्राम से, उसी प्रकार से हम परमाणु को यदि हम उसका मेजरमेंट करेंगे, मापेंगे, तो उसको हम एंगस्ट्रॉम में नापेंगे। अब ये एंगस्ट्रॉम होता क्या है, ये ध्यान रखना। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। अर्थात हम कहें तो 1 मीटर में, यानी कोई 1 मीटर का कोई वस्तु है, उसके हम कितने टुकड़े करें? इतने टुकड़े करें 1 मीटर के हम 10 की पावर -10 का मतलब हुआ ये 10 बार जीरो लगा दें। इतने टुकड़े करें, यानी 1 मीटर के हम इतने टुकड़े करें, जितना इतने जीरो लगे हुए हैं, इतने सारे टुकड़े करें। जैसे कि मान लो ये होता 10 की पावर -2, तो इसका मतलब होता है 1 मीटर के हम करेंगे टुकड़े कितना? 100। इसका मतलब हुआ -3 है तो 1 मीटर के करेंगे 1000 टुकड़े। इसी प्रकार से 10 की पावर -4 का मतलब हुआ 1 मीटर के करेंगे 10,000 टुकड़े। सिमिलरली ऐसे ही हम एक एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10, अर्थात 1 मीटर में 10 की पावर 10, यानी 10 पर 10 जीरो इतने टुकड़े करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये पता चल गया कि परमाणु को हम किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। इसका मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो ये है हमारा पूरा परमाणु। ध्यान रखना, एक बात बताइए, ये परमाणु तो हमें कुछ बड़ा दिख रहा है, इससे छोटा हमें परमाणु के मिडिल पॉइंट में जो होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस। एक बात बताइए, जो न्यूक्लियस है वो परमाणु से बड़ा होगा या छोटा होगा? तो इसका जवाब है कि परमाणु तो कुछ ये है, परंतु न्यूक्लियस तो इसके मिडिल पॉइंट में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु से न्यूक्लियस कुछ छोटा होगा। तो फिर इस न्यूक्लियस को किस में नापते हैं? तो ध्यान रखना, इस न्यूक्लियस को नापने के लिए न्यूक्लियस को, किसको? न्यूक्लियस या नाभिक को, न्यूक्लियस या नाभिक को फर्मी में नापते हैं। किस में नापते हैं? फर्मी। फर्मी में मापा जाता है। फर्मी में मापा जाता है। फर्मी क्या होता है? जिस प्रकार से एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 होता है, उसी प्रकार से फर्मी जो होता है आपका 10 की पावर -15 होता है। 10 की पावर -15 होता है। क्लियर है कि नहीं? अर्थात ये और छोटा होता है, 10 की पावर -15 मीटर होता है एक फर्मी बराबर। क्लियर है कि नहीं? तो बात समझ में आ गई होगी बेटे कि परमाणु ये पूरा है। इस परमाणु में जो इस परमाणु को जो नापा जाता है वो आपका है एंगस्ट्रॉम। इस परमाणु के न्यूक्लियस को जिसमें नापा जाता है उसे कहते हैं फर्मी। क्या कहते हैं? फर्मी। क्लियर है कि नहीं? फर्मी कहते हैं। क्लियर? ये तो हो गई इसकी मापतौल। किसकी? परमाणु की। परमाणु के न्यूक्लियस को किस में नापा जाता है, किस में इसको नापा जाता है, ये हम सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं कि इसको खोजा किसने, इस परमाणु की खोज किसने की और किस प्रकार से इसकी खोज की शुरुआत हुई। तो चलिए हम इसको रफ कर लेते हैं बिना टाइम गंवाए। अब वैज्ञानिक रदरफोर्ड के बारे में चलते हैं। तो ध्यान देना, वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने गामा किरणों के द्वारा और वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने यहां से गामा किरणों को गुजारा। यहां से
गामा किरणों को जब गुजारा, जब यहां से गामा किरणों को गुजारा तो किरणों का 90% भाग, कितना 90% भाग परमाणु से बाहर निकल के चला गया। यानी परमाणु के बीचों बीच से गामा किरणों को जब वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने निकाला तो क्या हुआ कि इसके अंदर से 90% गामा किरणें बाहर को निकल गई। तो रदरफोर्ड के दिमाग में एक बात आई। क्या बात आई? वैज्ञानिक रदरफोर्ड के दिमाग में एक बात आई कि इसका मतलब यह है कि परमाणु खोखला होता है। कैसे पता चला? कि इसके बीच से गामा किरणों को जब गुजारा तो 90% भाग गामा किरणों का बाहर निकल गया। इससे रदरफोर्ड के दिमाग में एक बात आई कि इसका मतलब यह है कि परमाणु जो होता है वो खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है। पहली बात क्लियर हो गई। रदरफोर्ड ने इस चीज की खोज कर ली कि परमाणु जो होता है वो खोखला होता है। अधिकांश भाग कैसा होता है बेटा इसका? खोखला होता है। ठीक है। दूसरी बात, परमाणु के बीच में कोई एक जो भाग होता है इसे उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस। ये नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। यानी नाभिक नाम भी किसने दिया? रदरफोर्ड ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी। किसने? न्यूक्लियस की खोज वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने की थी। और उसी ने इस बात को भी सिद्ध किया था कि जो हमारा परमाणु होता है वो खोखला होता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अगला। उसने कहा कि जो हमारी गामा किरणें गुजरती हैं जब परमाणु से, तो जो ये नाभिक है ना, इससे टकरा करके ये गामा किरणें कुछ यानी 9% गामा किरणें इधर और उधर भाग जाती हैं। यानी 90% तो सीधी बाहर निकल जाती हैं और 9% इधर उधर चली जाती हैं। तो इससे एक बात सिद्ध हुई कि जो हमारा न्यूक्लियस है ना, अर्थात जो नाभिक है, वो नाभिक कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? नाभिक पॉजिटिव होता है। ये बात भी किसने सिद्ध की? वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने सिद्ध की। और नाभिक को अब उसने क्या किया कि इसमें से जब ऊपर से गुजारा तो 90% बाहर निकल गया। उसने एक बार सोचा कि लाओ मैं बीच से गुजार के देखता हूं। तो अब उसने किरणों को इधर बीच से गुजारा तो ये बीच से बिल्कुल भी किरण बाहर नहीं जाती है, अर्थात पूरी की पूरी किरण वापस लौट के चली जाती है। तो इससे भी एक बात सिद्ध की उसने वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है या नाभिक होता है वो ठोस होता है। नाभिक कैसा होता है? नाभिक ठोस होता है। तो ये बात भी किसने सिद्ध की? वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने सिद्ध की। रदरफोर्ड ने इन चीजों की खोज कर ली। तब गोल्डस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा भैया आपने ये क्या कर रहे हो सब? तो उन्होंने कहा कि मैंने भाई एक परमाणु के नाभिक की खोज की है। बोला अच्छा नाभिक की खोज की है? अच्छा कौन सा नाभिक होता है भैया? बोला ये है नाभिक परमाणु का। तो परमाणु का नाभिक वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने इस पर ज्यादा गौर दिया। जब इस पर ज्यादा रिसर्च किया तो इसको देखा कि भाई इसमें और क्या हो सकता है। तो नाभिक को देखा जब गौर से, तब उन्होंने पाया कि अरे भैया देखना, इधर आना, हाँ देखना इसको। रदरफोर्ड जी एक बात बताइए, ये यही तो नाभिक है ना? बोले हाँ यही है। इसके अंदर ये क्या है नया कुछ? ये नई चीज क्या है? उन्होंने कहा कि भाई ये नई चीज, अच्छा ये नई चीज कुछ तो होगी। तो गोल्डस्टीन ने तो उस नई चीज की खोज की, परंतु रदरफोर्ड ने इसका नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया उसका? इसका नाम रख दिया प्रोटॉन। किसका? प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किसने की? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो तो की थी
गोल्ड स्टीन ने की थी, परंतु ध्यान दें, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज कर ली। गोल्डस्टीन आए, बोले भैया ये इसमें ये क्या नई चीज है, तो बोला ये, ओ माय गॉड, इसका मतलब मैंने नहीं खोज पाया, इसने खोज लिया। तो इसको प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, परंतु इसका नामकरण किसने कर दिया? रदरफोर्ड द्वारा किया गया, क्लियर हुआ कि नहीं? प्रोटॉन की खोज किसने की? तो आप कह सकते हैं प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी। देखो, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की, तब तक गोल्डस्टीन आए, बोले भैया इसमें ये न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब कुछ और नया मिल गया। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया, किसने? उन्हीं रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड साहब ने इसका नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया? ये प्रोटॉन है। तो क्लियर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन नाम किसने दिया, तो वो नाम रदरफोर्ड द्वारा दिया गया। बात क्लियर हुई? अब चलते हैं नेक्स्ट चैडविक की तरफ। अब इसके बाद नंबर आता है चैडविक का। ये चैडविक ने कहा कि भैया आप लोग किस में लगे हो, ये क्या कर रहे हो सब। तो चैडविक को सुनकर के इन्होंने कहा कि भैया हम लोगों ने न्यूक्लियस की खोज कर ली, हम लोगों ने प्रोटॉन की खोज कर ली। तो चैडविक बोले कि बस यही, कहाँ है ये न्यूक्लियस, दिखाना। तो उन्होंने न्यूक्लियस को अब बारीकी से देखना शुरू कर दिया। किसको? इसी न्यूक्लियस को। जब बारीकी से चैडविक ने देखा तो अब ये भी वैज्ञानिक बन गए। इनको भी लगा कि इसमें कुछ नई चीज है। उन्होंने कहा कि भैया देखना, इसमें ये वाली चीज तो प्रोटॉन है, लेकिन ये दूसरी वाली चीज क्या है। तो बोला कि ओ माय गॉड, लगता है कि इसने कुछ नया खोज लिया। चैडविक को एकदम से मजे आ गए उसके। तो उसने कहा मैं भी बन गया वैज्ञानिक। और चैडविक ने भी एक नई चीज खोज की, जिसका नाम चैडविक ने किसकी खोज कर डाली? न्यूट्रॉन की। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी। किसकी? न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज की। कैसे की? चैडविक ने भी इन लोगों के प्रयोगों को बारीकी से जब देखा तो उसमें कुछ एक नया चीज पाया। तो उसने कहा कि भैया देखना, आपने खोजा वो वाला, ये बोले लो ये कोई नई चीज है। और जब नई चीज है तो उसका नाम चैडविक ने ही न्यूट्रॉन नाम रख दिया। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। क्लियर है कि नहीं? तो हमें अब मिल चुका है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, जिसका नामकरण रदरफोर्ड ने कर दिया, यानी प्रोटॉन ये वाला। क्लियर है कि नहीं? गोल्डस्टीन ने खोज की, रदरफोर्ड ने इसका नाम रख दिया। दूसरा न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की और इन्होंने ही इसका नामकरण भी किया। अब बात आती है एक लास्ट साइंटिस्ट जिनका नाम है जे थॉमसन। क्या नाम है? जे थॉमसन। इनको तो यह भी नहीं पता था कि परमाणु में जो नाभिक होता है वो कहाँ होता है। इनको इतना भी जानकारी नहीं थी बेचारे को। तो इन्होंने क्या किया कि इन्हीं जे थॉमसन ने परमाणु के नाभिक को खोजने के लिए, मतलब इन लोगों से पूछा ही नहीं, कुछ बात नहीं की, इन्होंने इस परमाणु के नाभिक की खोज के लिए पूरे परमाणु को टटोलने लगे, देखने लगे। तो खोजते खोजते इन्होंने सोचा कि नाभिक कहीं यहां होगा। तो बस इन्होंने इसी को ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश की और परमाणु के नाभिक तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन हाँ, परमाणु के बाहर उपस्थित कुछ कणों के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली। और बोले भैया देखना रदरफोर्ड जी, भैया गोल्डस्टीन इधर आना, देखना ये कुछ नया चीज मिला है। बोले माय गॉड, ये तो वास्तव में कुछ नया है। इन्होंने क्या, हम भी बन गए वैज्ञानिक। किसने कहा? जे थॉमसन ने। बोले हम भी बन गए वैज्ञानिक। और इन्होंने इसी कण का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन। क्लियर?
तो इस टॉपिक समझ आ गया कि नहीं आपको? प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। नामकरण रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। क्लियर? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने की। ये चीज आप यहां तक समझ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट टेबल के बारे में देखते हैं। एक टेबल बनाते हैं इसके बारे में और इसे सीखेंगे, हम साथ साथ सीखेंगे। तो एक टेबल हम बना रहे हैं इस प्रकार से कुछ। जिसमें आपका यहां जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिख दिए हैं। इन पर आवेश क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होगा, न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होगा और प्रोटॉन पर आवेश क्या होगा, इनकी खोज किसने की और इसका द्रव्यमान क्या है, समझते हैं। तो ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज रखता है। कौन सा चार्ज रखता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज रखता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है और न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता, यानी नो चार्ज। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज हमें अभी आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। इनका नाम है जे थॉमसन। क्लियर? दूसरा है आपका प्रोटॉन की खोज किसने की? तो वैसे तो हम प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के नाम रखते हैं, परंतु प्रोटॉन की खोज वास्तव में गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की? गोल्डस्टीन ने की। ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इनका नाम है चैडविक। क्या नाम है? चैडविक। इस टेबल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये क्लियर हुआ कि नहीं? इनमें आपको किसने किसकी खोज की, क्लियर हुआ। अब द्रव्यमान की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg, यानी माइनस जब नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब बहुत ही हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है। दूसरा है आपका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो होता है वो आपका होता है 1.6725 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg ये होता है। और ये होता है आपका 1.6648 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg। तो ध्यान देना, इसमें आपका जो सबसे भारी होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कण सबसे भारी होता है, कौन सा कण सबसे हल्का होता है। तो सबसे भारी कण होता है वो आपका होता है न्यूट्रॉन। कौन सा होता है? न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होता है और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है। तो बात क्लियर हो गई, सबसे भारी कण कौन सा होता है, सबसे हल्का कण कौन सा होता है, हम सीख चुके हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करेंगे यानी परमाणु भार एवं परमाणु क्रमांक। ध्यान दें, यानी एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। वास्तव में जो हमारा ये परमाणु है इसका यानी ये परमाणु देखने में बेशक से इतना बड़ा है, बट जो वास्तव में इसका जो भार है ना वो इसके न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? ये वाला, ये तो खोखला होता है, इसमें कोई भार नहीं होता, और होता भी है तो इसको हम नाप तोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई
इलेक्ट्रॉन सारे के सारे दौड़ते रहते हैं। अब कोई दौड़ रहा हो उसको हम क्या तराजू से तौल पाएंगे? नहीं तौल पाएंगे। तो ध्यान रखना, जो वास्तव में परमाणु का जो भार होता है ना, वो उसके न्यूक्लियस के भार के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? परमाणु भार जो होता है वो उसके न्यूक्लियस अर्थात उसके नाभिक के भार के बराबर होता है। तो हम ध्यान दें, कह सकते हैं कि जो परमाणु का भार होता है वो बराबर होता है नाभिक के भार के। किसके भार के बराबर होता है? नाभिक के भार के बराबर होता है। क्लियर? तो परमाणु का भार नाभिक के भार के बराबर होता है। यानी परमाणु के भार को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, मतलब एटॉमिक वेट। क्लियर? और इक्वल होता है नाभिक के भार के, और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एक बात क्लियर हुई कि जो परमाणु भार होता है वो न्यूक्लियस में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम और सुधार करके आपको समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे समझते हैं। तो ये हुआ हमारा परमाणु भार, यानी ये परमाणु जो होता है वास्तव में देखने में तो बड़ा है ये, लेकिन इसका जो वास्तविक भार है वो न्यूक्लियस अर्थात नाभिक के भार के बराबर होता है। तो ये परमाणु का भार नाभिक के भार के बराबर होता है। यानी नाभिक परमाणु के भार को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और नाभिक के भार का मतलब हुआ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार के बराबर हुआ। बात क्लियर हुई कि नहीं? चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में। रफ कीजिए। अब परमाणु क्रमांक के बारे में देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक मेंडलीव की आवर्त सारणी, मोजले साहब की आवर्त सारणी जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी है। इन्होंने तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है, वो जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, वो आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई है? रसायनज्ञ द्वारा बनाई गई। तो आप कह सकते हैं मोजले साहब के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कहा गया है कि तत्वों के उनके बढ़ते हुए क्रमांक में रखना है। इसलिए क्योंकि ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। आप बोलेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, बोले यस। क्यों? न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? तो हां, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। तब फिर इसका जब निचोड़ निकाला तो मोजले साहब ने कहा कि हां, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह चक्कर लगाता रहता है, और इलेक्ट्रॉन जब घूमता रहेगा तो उसके लिए बहुत दिक्कत आएंगी। क्यों? अभी इसका कर दिया कि अभी तो है 40 परमाणु क्रमांक किसी का, फिर थोड़ी देर बाद ये यहां से इधर भाग गया, कहीं बाहर निकल गया और 2-4 को ले आया इलेक्ट्रॉन को, तो ये कभी हल्का हो जाएगा कभी भारी हो जाएगा, तो इसके लिए बहुत दिक्कत आएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर रहता है, क्योंकि ये लोग तो हमेशा उपस्थित रहते हैं कहाँ?
परमाणु के अंदर, ये कहीं इधर उधर नहीं जाते, ये परमाणु के नाभिक में ही उपस्थित रहते हैं। तो मोज़ले साहब ने इस चीज को सिद्ध किया और कहा कि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक यानी Z, परमाणु क्रमांक को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होता है। तो जब साइंटिस्ट लोगों में बहस हुई तो परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या के बराबर भी मान लिया और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी इसको मान लिया गया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीनों एक ही बात मान लीजिए। चलते हैं आगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है हमारा आर्गन Ar18 यानी 40। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इसमें उपस्थित यानी इस क्वेश्चन में उपस्थित Z क्या है, आपसे पूछा जाएगा P क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु भार कितना है यानी एटॉमिक मास कितना है। इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें उपस्थित एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और आपसे न्यूट्रॉन भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपसे इतना सारा कुछ पूछा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये किसके बराबर होता है, यानी परमाणु भार जो है वो आपके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है, ये प्रोटॉन के बराबर होता है। आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। तो हमसे पूछा जाए न्यूट्रॉन कितना होगा, तो इस 40 में से 18 को माइनस कर देंगे, यानी 40 में से 18 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 22। तो न्यूट्रॉन निकल के आ गया 22। यस। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि इसमें Z कितना होगा, तो Z किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। प्रोटॉन कितने हैं 18, तो Z बराबर भी कितना हो गया 18। आपसे प्रोटॉन पूछा जा रहा है तो 18 सीधा सीधा लिख देंगे, P बराबर 18। आपसे इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा 18। अब क्या बचा हमारे पास, A बचा। A का मतलब होता है आपका परमाणु भार। तो परमाणु भार जो होता है वो आपके किसके बराबर होता है, N+P, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन A बराबर भी कितना हो गया हमारा 40 हो गया। तो इस प्रकार से ये सारा कुछ आप सीख चुके हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दैट सफिशिएंट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे इसी का सेकंड पार्ट, और भी कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन अवश्य दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।